बिहार से सबसे बड़ी खबर है, चिराग पासवान के लिए कैसे श्राप बनेगी चौकीदार दफादार बहाली। अपनों ने ही खोला मोर्चा, दांव पर लगा सबसे बड़ा वोट बैंक। आखिर अब चिराग पासवान और उनकी सरकार क्या करेगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और चौकीदार दफादार बहाली का जो मामला है वो आपस में काफी जुड़ा हुआ है, लेकिन अपने ही लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो अब दांव पर लगा हुआ है। क्योंकि चिराग पासवान ने चौकीदार दफादार बहाली कराने की सबसे बड़ी मंशा लेकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, लेकिन जिस तरीके से सरकार इस पर मौन है और अपने ही लोग इसमें धोखा देने का काम कर रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये क्या चिराग पासवान का वोट बैंक उन्हीं के साथ सबसे बड़ा धोखा करेगा। क्योंकि चौकीदार दफादार बहाली अगर नहीं होती है और पुनर्व्यवस्था उसकी नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। अब अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के लिए चौकीदार दफादार बहाली का मुद्दा वाकई एक दोधारी तलवार साबित हो सकता है। राजनीति में अक्सर वही फैसले गले की फांस बन जाते हैं जो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते हैं। अगर देखा जाए तो युवाओं की नाराजगी और क्रेडिबिलिटी का संकट चिराग पासवान के सामने है। चिराग पासवान खुद को युवाओं का नेता और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन वाला बताते हैं। अगर बहाली की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही, धांधली हुई या देरी हुई तो इसका सीधा असर उनकी छवि पर पड़ेगा। युवा वोटर जो उनके साथ मजबूती से खड़ा है वो सबसे पहले उनसे सवाल पूछेंगे। आरक्षण और जातिगत समीकरण की बात करें तो बिहार की राजनीति में चौकीदार दफादार जैसे पदों पर पारंपरिक रूप से कुछ खास वर्गों को प्रतिनिधित्व रहा है। इस बहाली में आरक्षण के नियमों और रोस्टर को लेकर जरा सी भी चूक हुई तो विपक्ष इसे दलित विरोधी या अति पिछड़ा विरोधी बताकर एक बड़ा मुद्दा बना सकता है। अब गठबंधन की मजबूरियों की बात करें तो चिराग अभी केंद्र में मंत्री हैं और बिहार में एनडीए सरकार का हिस्सा है। अगर राज्य सरकार के स्तर पर इस बहाली में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका ठिकरा चिराग पासवान के सिर पर ही फूटेगा। विपक्ष ये भी कहने का मौका नहीं छोड़ेगा कि सत्ता में होते हुए भी चिराग अपने हक को नहीं दिला पाए। लेकिन क्या सच में श्राप बनेगा चिराग पासवान के लिए। सफलता की बात करें तो अगर बहाली निष्पक्ष और समय पर हुई तो यह उनके लिए वरदान साबित होगी और उनका जनाधार बढ़ेगा। अगर विफलता की बात करें तो अगर यह नियुक्ति विवादों, भ्रष्टाचार या कोर्ट कचहरी में फंस गई तो निश्चित रूप से यह उनके राजनीतिक भविष्य के लिए नकारात्मक मोड़ ले सकती है। राजनीति में श्रेय लेने की होड़ जितनी तेज होती है, बदनामी का बोझ भी उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। अब जिसमें चिराग पासवान पूरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो चौकीदार दफादार बहाली को लेकर चिराग पासवान के सामने तीन बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती है और जो वाकई उनके राजनीतिक सफर के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। अगर सबसे पहली चुनौती की बात करें तो आशा और निराशा के बीच का फासला है। चिराग पासवान ने लोगों के बीच एक ऐसी छवि बनाई है कि वे सिस्टम बदलने आए हैं। अगर इस बहाली में भी पुराने ढर्रे की तरह भ्रष्टाचार, घुसखोरी या पैरवी की खबर आई तो जनता का उनसे मोह भंग बहुत ही जल्द हो जाएगा। राजनीति में उम्मीद जगाकर उसे तोड़ना सबसे बड़ा श्राप साबित हो सकता है। दूसरे चुनौती की बात करें तो अपनों का ही विरोध चिराग पासवान को झेलना पड़ सकता है। चौकीदार दफादार के पदों पर अक्सर समाज के सबसे निचले तबके के लोग दावेदारी करते हैं जो चिराग का कोर वोटर भी है। अगर बहाली में आरक्षण नियमों या पुरानी नियुक्तियों का समावेशन को लेकर अगर विवाद हुआ तो उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तीसरी चुनौती की बात करें तो विपक्ष के लिए आसान टारगेट चिराग पासवान दिख रहे हैं। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी दल ऐसे मुद्दों की ताक में रहते हैं। अगर इस प्रक्रिया में थोड़ी भी देर हुई तो चिराग की प्रशासनिक विफलता बताकर प्रचारित किया जाएगा, जिससे उनकी युवा विजनरी वाली छवि को एक बड़ा धक्का लग सकता है। चिराग के लिए एक एसिड टेस्ट यानी अग्नि परीक्षा जैसा है। अगर वे इस बहाली को बिना किसी दाग के पूरा करवा लेते हैं तो बिहार के निर्विवाद नेता बनकर उभर जाएंगे। लेकिन अगर इसमें खेला हुआ तो आपके द्वारा कहा गया जो श्राप है वो वाला डर चिराग पासवान को कहीं ना कहीं सताने का काम शुरू करेगा। बिहार सरकार वर्तमान में इस बहाली को लेकर काफी सक्रिय है और इसके लिए बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2024 का मसौदा तैयार कर लिया गया है। सरकार की सोच और योजना को कई बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। सबसे अगर पहली बिंदु की बात करें तो योग्यता और चयन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। सरकार अब इस पद के लिए पुराने ढर्रे को बदलकर इसे पूरी तरह प्रोफेशनल बनाना चाहती है। 10वीं पास अनिवार्य कर दिया गया है। अब केवल वही लोग आवेदन कर पाएंगे जो कम से कम मैट्रिक पास हैं। परीक्षा आधारित
जो चयन है वो भी अब सामने आ रहा है। अब तक यह बहाली अक्सर सीधे या पैरवी के आधार पर मानी जाती थी, लेकिन अब 125 अंकों की परीक्षा जिसमें 75 अंक लिखित और 50 अंक शारीरिक दक्षता है उसे पास करना होगा। साइकिल चलाना भी इसमें जरूरी कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि चौकीदार आधुनिक और गतिशील हों, इसीलिए साइकिल चलाने का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। रिक्तियों का अनुमान और विकेंद्रीकरण की भी बात कही जा रही है। बड़ी संख्या में बहाली का अनुमान है। पूरे बिहार में लगभग 28,000 से 30,000 पदों पर बहाली की योजना है। जिला स्तर पर भी नियंत्रण है। इस भर्ती का पूरा जिम्मा जिलाधिकारियों को सौंपा जा रहा है। हर जिले में डीएम को 30 अप्रैल तक रिक्तियों का ब्यौरा गृह विभाग को भेजने का निर्देश भी दिया गया है। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो सरकार के सामने पेंच और चिराग पासवान की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। सरकार की मंशा तो रोजगार देने की है, लेकिन यहीं पर चिराग पासवान के लिए रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। पुराने बनाम नए नियम का जो विवाद है वो सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। वर्षों से सेवा दे रहे पुराने चौकीदार दफादार अपने बच्चों के लिए अनुकंपा के आधार पर बहाली की मांग कर रहे हैं, जबकि नई नियमावली सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करती है। विरोध प्रदर्शन की बात करें तो हाल के महीनों में कई बार चौकीदार दफादार संघ ने चिराग पासवान के आवास के बाहर धरना दिया है। उनका तर्क है कि चिराग उनकी हक की लड़ाई लड़े और उन्हें न्याय दिलाए। सरकार की दुविधा यह है कि सरकार चाहती है कि प्रक्रिया पारदर्शी हो ताकि कोर्ट में न फंसे, लेकिन अगर वह पारंपरिक दावेदारों को नजरअंदाज करती है तो चिराग का वोट बैंक इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है और इस बात को चिराग बहुत अच्छे से समझते हैं। सरकार का रुख भी साफ है। वे मेरिट और नियम के साथ जाना चाहते हैं। चिराग पासवान के लिए चुनौती ये है कि वे सरकार के इस आधुनिकीकरण का समर्थन करें या अपने उस पारंपरिक वोटर का साथ दें जो पुरानी व्यवस्था को बचाना चाहता है। मौजूदा अगर स्थिति की बात करें तो गृह विभाग क्षेत्रीय अधिकारियों से फीडबैक ले रहा है और जल्द ही आधिकारिक सूचना जारी भी हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो बिहार में चौकीदार दफादारी को लेकर सरकार जिस रास्ते पर चल रही है वो चिराग पासवान के लिए सांप और छछूंदर वाली स्थिति बन गई है। अगर देखा जाए तो अनुकंपा बनाम सीधी अगर भर्ती की बात करें तो सबसे बड़ा पेंच फंस दिख रहा है। सरकार की नई सीधी भर्ती की है जिसमें परीक्षा पास करना जरूरी है, लेकिन पुराने चौकीदार संघों की मांग है कि उनके पदों पर उनके बच्चों को ही अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिले। अब इसमें जोखिम यह है कि चिराग अगर नीति का समर्थन करते हैं तो पुराने और जो दफादार वोटर नाराज होंगे। अगर वे पुराने सिस्टम की वकालत करते हैं तो शिक्षित युवा उन्हें पिछड़ा सोच वाला समझेंगे। सरकार ने बहाली का जिम्मा जिलों के डीएम को दे दिया है। अक्सर देखा गया है कि जिला स्तर पर होने वाली बहालियों में स्थानीय नेताओं और अधिकारियों को मिली भगत से भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगते आ रहे हैं। अब किसी जिला में पैसा लेकर बहाली हुई तो जनता सीधे तौर पर सत्ता में शामिल चिराग पासवान से जवाब मांगेगी। ये सबसे बड़ा जोखिम है। आरक्षण के अगर नए रोस्टर की बात करें तो सरकार 2026 की नई आरक्षण नियमावली के तहत रोस्टर लागू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम है कि चौकीदार के पदों पर दलित और पिछड़ा वर्ग का हिस्सा निर्भर है। यदि सीटों के बंटवारे में कोई भी असंतुलन हुआ तो विपक्ष इसे सीधे तौर पर चिराग पासवान की विफलता और दलितों के हक पर डाका करार देगा। लेकिन अगर चिराग के लिए आगे रास्ते की बात करें तो सरकार फिलहाल इस पर अडिग है कि बहाली पारदर्शी हो ताकि मामला कोर्ट में न अटके। चिराग पासवान के लिए बेहतर यही होगा कि वे इस प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करवाएं ताकि भर्ती में 1 रुपये की भी कोई रिश्वत ना ले। पुरानी पीढ़ी के जो लोग दशकों से सेवा दे रहे हैं उनके परिवारों के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। अगर यह बहाली बिना हंगामे के शांतिपूर्ण तरीके से हो गई तो चिराग पासवान का कद बिहार की राजनीति में और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इसमें धांधली हुई तो ये उनके लिए राजनीतिक श्राप भी साबित हो सकता है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।